बताओ कला क्या है? व्हाट इज आर्ट? कला क्या है? कला एक मूवी है ना? अपने विचार और अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने का एक माध्यम ही कला है। तो कला के कितने प्रकार? दो प्रकार। कौन कौन से? विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट। विजुअल आर्ट में क्या क्या आएगा? विजुअल आर्ट में स्थापत्य कला, मूर्ति कला और मंदिर स्थापत्य कला। ठीक है, पेंटिंग्स, ये सब किसके भाग है? इट इज द फॉर्म ऑफ विजुअल आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट क्या है? तो आप कहेंगे ऐसी आर्ट जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है देखकर, जिसको सिर्फ टेंजिबल, जो टेंजिबल नहीं है, जिसको छुआ नहीं जा सकता। तो कौन कौन से? जैसे डांस, म्यूजिक और ड्रामा, है ना? तो टाइप्स ऑफ आर्ट, कौन कौन से? तो आप बोले स्थापत्य है, स्थापत्य। दूसरा मूर्ति कला, तीसरा चित्रकला, चौथा संगीत, नृत्य और नाटक। यही तो है ना, जिसके से शुरू के तीन क्या हैं? और आखिरी के तीन क्या हैं? और यही हमको पढ़ना है। यानी आर्ट एंड कल्चर में 90% पार्ट हमें क्या पढ़ना है? स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत, नृत्य, नाटक, और इसी स्थापत्य में एक और आ जाएगा मंदिर स्थापत्य। पक्का समझ गए? आज हम क्या शुरू करेंगे? स्थापत्य। अच्छा, पढ़ने से पहले एक चीज समझो कि हमें किस दिशा में आगे जाना है। ठीक है, क्या लेके आए? हमारा जो वो होगा पढ़ाने का तरीका, आर्ट एंड कल्चर को कैसे किस दिशा में जाएगा, ये देखो। अगर मान लो हमने उठाया स्थापत्य, उठा लिया। अब स्थापत्य जब हम सिंधु घटी सभ्यता से स्टार्ट करेंगे तो अंतिम सांस कहां लेंगे हम लोग? मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, सिंधु घटी सभ्यता से स्थापत्य उठाया, वैदिक सभ्यता आए, वैदिक सभ्यता से महाजनपद काल, महाजनपद काल से मौर्य काल, मौर्य से मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल, और उसके बाद आधुनिक भारत। यहां से जब हम स्टार्ट करके यहां तक पहुंचेंगे तब हम कहेंगे कि हमने स्थापत्य का पूरा पार्ट पढ़ लिया। ठीक है, हमने मूर्ति को उठाई, तो मूर्ति कला उठाएंगे कहां से? तो हम कहेंगे आईवीसी से। आईवीसी में देखेंगे मूर्ति कला, वैदिक सभ्यता में देखेंगे, मौर्य काल में देखेंगे, मौर्योत्तर काल में देखेंगे, गुप्त काल में देखेंगे, गुप्तोत्तर काल में देखेंगे, पूर्व मध्यकाल में देखेंगे, मध्यकाल में देखेंगे और आधुनिक काल में देखेंगे। तो एक टॉपिक को उठाकर सारे एरा में उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या कंटिन्यूटी आई और क्या क्या चेंजेस आए, ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद हम ये निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि स्थापत्य हमने पढ़ लिया, मूर्ति कला हमने पढ़ ली, चित्रकला भी उठाकर शुरू से लेकर पहले सिरे से लेकर अंतिम सिरे तक पहुंचेंगे, तब हम कहेंगे चित्रकला हमने पढ़ ली। मेरी बात समझे? इससे क्वेश्चन कैसे आएगा ये आपको खुद ही कैटेगराइज करना पड़ेगा। जब तक तुमने किसी भी चीज़ का विकास, निरंतरता, परिवर्तन नहीं पढ़े, आप वो चीज़ निकाल नहीं पाएंगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि सिंधु घटी सभ्यता में जो स्थापत्य है, वैदिक सभ्यता के आते आते उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, मौर्य काल में उसमें क्या क्या निरंतरता हमें फिर से दिखाई दी, गुप्त काल में हमें क्या चेंज दिखाई दिया, मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल में, उसके बाद आधुनिक भारत में। समझ गए? उठा ले स्थापत्य। तैयार हो? चलो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। चलो, कुछ भी हुआ करे आप पूछ लिया करें। जिसको हम आईवीसी कह रहे थे वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता।
ठीक है। अरे यार ऐसे मत उदास रहो भाई। तुम लोग उदास लग रहे हो, नींद आ रही है, नहीं पढ़ने का मन है क्या? दिवाली का सुरूर अभी गया नहीं? दिवाली में ली किसने पहले तो? बेटा तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है, चेहरे से लग रहा है। हैं? दोस्तों ने पिला दी? तुम्हारा क्या रहा? नहीं, आंखों से लग रहा है। कितना झूठ बोल रहे हो तुम यार। भावना की नजरें कुछ और बता रही है। घर में तो तुम बाहर मिलो बेटा हमको, उसकी आंखें बता रही कुछ और हुआ है। चलो स्थापित शुरू करो। देखो पहले सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थापत्य, बहुत आराम से धैर्य से पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये बताओ, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो हमें स्थापत्य के कौन कौन से रूप दिखाई दे रहे हैं? और अन्नागार और मूर्तिकला। मूर्तिकला का पार्ट है, स्थापत्य का पार्ट नहीं है। बंदरगाह और नगरों की बसावट और नाली, सड़कें नहीं, आवासीय संरचना, महान स्नानागार, घरों के अंदर कुएं, ये सब किसका भाग है? स्थापत्य का। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थापत्य में हमें क्या क्या पढ़ना है पहले देखो। तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वहां की आवासीय संरचना। क्या सिंधु घाटी सभ्यता की आवासीय संरचना यूनिक थी? तो पढ़ना पड़ेगा। दूसरा वृहत स्नानागार है कि नहीं है? फिर वृहत अन्नागार, फिर सड़कें, फिर नालियां, उसके बाद डॉकयार्ड, बंदर, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थापत्य का अभिन्न हिस्सा है, ठीक है। जब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे तब हम पूरी तरह से सिंधु घाटी कालीन स्थापत्य के बारे में जान पाएंगे, है ना। पहला ले आओ, क्या? रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर। सिंधु घाटी सभ्यता की आवासीय संरचना बताओ क्या था, अगर पढ़ा है तो बताओ। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग सभी स्थल किसमें बांटे? दो भागों में बटे हुए हैं। नगर का पश्चिमी हिस्सा और नगर का पूर्वी हिस्सा। ये कौन सा हिस्सा है? ये पश्चिमी है और ये है पूर्वी। हमने इसको ऊपर काहे बनाया, इसको नीचे काहे बनाया है? तो आप कहेंगे जो पश्चिमी हिस्सा है, नगर का पश्चिमी हिस्सा एक बड़े से चबूतरे पर ये चबूतरे पर निर्मित है। यानी ऊंचाई पर स्थित हिस्सा कौन सा है? पश्चिमी हिस्सा, और नीचे पे पूर्वी हिस्सा। ये चीज क्या दिखा रही है? ये कहीं ना कहीं आवास की भिन्नता को दिखा रही है। क्या ये चीज आज भी निरंतर बनी हुई है ना? घर के आकार को, घर की स्थिति को देखकर उस व्यक्ति के आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो ये चीज जो हम आज निरंतरता देख रहे हैं वो कब से चली आई? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन है
वो आज की तरह ही बसा हुआ, पश्चिमी हिस्सा डेवलप और पूर्वी हिस्सा अंडर डेवलप्ड, है ना? पश्चिमी हिस्सा कैसा है? डेवलप्ड है, और पूर्वी हिस्सा अंडर डेवलप्ड है। पहली विशेषता समझ में आ गई। दूसरी विशेषता क्या है? पश्चिमी हिस्सा एक पश्चिमी हिस्सा चाहे वो किसी भी नगर का हो, वो पक्की ईंटों से दीवार से घिरा हुआ है। और पूर्वी हिस्सा क्या है? बिना पक्की ईंटों से घिरा हुआ। ठीक है, ये है जनरल कंडीशन। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल पाए गए, लगभग कितने? तो आप कहेंगे 1500। याद आया? इन 1500 स्थल में 500 स्थल कहां पर हैं? 500 स्थल पाकिस्तान में, वर्तमान के 1000 स्थल भारत में, 2 स्थल कहां पर? अफगानिस्तान। कौन कौन सा? तो पहला शोरतघोई और दूसरा मुंडीकाक। तो जितने भी 1500 लगभग जो स्थल पाए गए, जिनमें से 500 पाकिस्तान में, 1000 भारत में और 2 अफगानिस्तान में, है कि नहीं? इन सभी शहरों की जनरल कंडीशन ये है। पश्चिमी हिस्सा, गुड मॉर्निंग, पश्चिमी हिस्सा ऊंचा है, चबूतरे पर निर्मित है और पक्की ईंटों से घिरा है। पूर्वी हिस्सा बिना किसी ईंटों के घिरा हुआ है और निचली सतह पर स्थित है। ऐसे में ये देखा गया कि ये एलीट क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जनरल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या यहां पे क्लास डिस्क्रिमिनेशन दिखा? ठीक है ना? हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी शासक वर्ग विद्यमान नहीं था। यानी यहां पर जो पश्चिमी हिस्सा है वो कहीं ना कहीं कुलीन वर्ग को इंगित कर रहा है, और पूर्वी हिस्सा आम जनता के लिए। यहां तक बात समझ गए? ये किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दैट इज कॉल्ड जनरल कंडीशन। जनरल कंडीशन है कि पूर्वी हिस्सा पश्चिमी ईंटों से घिरा हुआ, पश्चिमी हिस्सा पक्की ईंटों से घिरा है और पूर्वी हिस्सा बिना किसी घिराव के बना हुआ है। ठीक, इस क्लास यहां पर एलिट क्लास रह रहा है और यहां पर आम जनता रह रही है। तो ऐसे क्या कुछ एक्सेप्शंस हमारे पास हैं जो इस कंडीशन के विपरीत हैं? तो कौन कौन से? तो आप इसका जनरल कंडीशन देख लीजिए, देख लिया? इसका एक्सेप्शन पहला देखो क्या है? कितने स्थल? दूसरा लोथल और तीसरा चंद्रहुतुरु। सिंधु घाटी सभ्यता के ये 3 स्थल हैं जहां पर कुछ चीजें अलग थी। कौन कौन सी? तो पहला धौलावीरा के देखो एक्सेप्शन 1 में, ये कौन सा हिस्सा? पश्चिमी हिस्सा। ये कौन सा हिस्सा? पूर्वी हिस्सा। ये पश्चिमी और ये पूर्वी। ये किस पर निर्मित है? चबूतरे पर। और ये, अब बताओ पक्की ईंटें कहां पे घिरी हुई हैं? एक्सेप्शन में क्या है? गुड। यानी ये बता रहा है कि यहां पर पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा दोनों ही एक पक्की ईंटों की दीवार से घिरा हुआ है। मेरी बात समझे? जनरल कंडीशन क्या कह रही है कि पश्चिमी हिस्सा पक्की ईंटों से घिरा हुआ है, पूर्वी हिस्सा खाली है, वो किसी भी घिराव से घिरा हुआ नहीं है। जबकि धौलावीरा एक ऐसा स्थल है जो, धौलावीरा, लोथल एक ऐसा स्थल है जो पश्चिमी और पूर्वी हिस्से को दोनों को एक पक्की ईंटों से घेर के रखा गया है।
ये एक्सेप्शन पहला। दूसरा एक्सेप्शन क्या है? धौलावीरा। धौलावीरा देखो क्या है, ये पश्चिमी हिस्सा, ये मध्यम हिस्सा और ये पूर्वी हिस्सा। ये है एक्सेप्शन 2। यानी धौलावीरा 2 भागों में विभाजित नहीं है बल्कि 3 भागों में, एक पश्चिमी, दूसरा मध्यम और तीसरा पूर्वी। समझ गए? और तीसरा एक्सेप्शन क्या है? अपवाद 3। अपवाद ये है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो का जो नगर नियोजन है वो कैसा है? ये पश्चिमी हिस्सा और ये पूर्वी हिस्सा। इसका ना ही पश्चिमी हिस्सा ना ही पूर्वी हिस्सा, दोनों किसी भी ईंटों से घिरे हुए नहीं है। क्या हुआ? क्यों मुस्कुरा रहे हो? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बोलो बोलो बोलो। हो जाएगी? हाँ, इसीलिए हमने आर्ट एंड कल्चर को आखिरी में रखा था। अगर मान लो सिंधु घाटी सभ्यता तुम ना पढ़े होते तो ये सब चीज़ें आज क्या लगती? नहीं लगती। हर एक चीज़ का ट्रेंड है ना। क्यों लोग आर्ट एंड कल्चर को सबसे आखिरी में पढ़ाते हैं? हालांकि सब नहीं पढ़ाते। क्या करते हैं? प्राचीन भारत पढ़ाया, उसी के साथ आर्ट एंड कल्चर मिक्स कर दिया। अब तुम ढूंढो कि उसका कौन सा पार्ट आर्ट एंड कल्चर का है, कौन सा पार्ट राजनीतिक इतिहास है। राजनीतिक इतिहास अलग होता है, आर्ट एंड कल्चर अलग होता है। मेरी बात समझे? तो ये है 3 एक्सेप्शन किसके? जो नगर नियोजन है। तो अगर आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, शहर कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित है। एक पश्चिमी हिस्सा और दूसरा पूर्वी हिस्सा। अगर कोई पूछे इसका अपवाद क्या है, ऐसा कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो 3 भागों में विभाजित है, तो आप कहेंगे धौला। ये कहां पर है? तो आप कहेंगे गुजरात में। गुड। ठीक है। सभी स्थल जो भी पाए गए हैं लगभग 1500, यदि 3 को छोड़ दिया जाए तो सभी पश्चिमी हिस्सा ईंटों से घिरा हुआ है और पूर्वी हिस्सा बिना किसी घिराव के स्थित है। तो कौन सा स्थल है जो पश्चिमी और पूर्वी हिस्से दोनों को अपने ईंटों के घेराव में घेरे हुए? तो आप कहेंगे लोथल। ठीक है। लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जो पश्चिमी हिस्सा पूर्वी हिस्सा दोनों को एक साथ समाये हुए। अगर आप कहें चन्हुदड़ो के बारे में, तो चन्हुदड़ो ये इससे क्या है? पूरी तरह से फ्री है। पक्का याद रखोगे? ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो कठिन श्रेणी में रखा जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थल बिना किसी टीले के? बतियाओ बताओ बताओ। नहीं, कुछ तो बात कर रहे हो। ठीक है। दूसरा देखो, ग्रेट बात। ये कहां पाया गया? महान स्नानागार कहां पाया गया? मोहनजोदड़ो। ठीक है। चारों तरफ सीढ़ी, जो पानी की ओर उतर रही है, इधर भी सीढ़ी है कि नहीं है? आराम से जाओ, डुबकी लगाओ। हाँ या ना? और मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? इंडस रिवर। अब ये जो स्नानागार पाया गया है,
इसकी चारों बाउंड्री, मतलब बाउंड्री के चारों तरफ किसका परत लिखी है, तो आप कहेंगे डोलोमन की परत से लेप किया गया चारों तरफ। यानी इसकी दीवारों पर क्या है, इसकी दीवारों पर क्या है, तो डोलोमन की परत है। डोलोमन क्या है, पानी भरा हुआ है, अगर डोलोमन की परत ना हो तो इसकी दीवारों पे क्या जम जाएगी, काई। तो काई से बचाने के लिए इसके डोलोमन की परत चढ़ाई गई। पहली बात, जो ईंटें हैं बिल्कुल बराबर माप के हैं, और ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया गया है। क्या आज की दीवारों में जिप्सम यूज नहीं किया जा रहा है? क्या आज की दीवारों में काई से बचाने के लिए डोलोमन नहीं लगाया जा रहा है? यानी जो निरंतरता जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई दे रहा है, वही निरंतरता आज भी आधुनिक भारत में वो चीजें दोहराई जा रही हैं। ये सुनो, अब ये बताओ, जैसे ये जो स्नानागार है, इससे हमें क्या क्या चीजें और पता चल रही हैं सिंधु घाटी सभ्यता की? बिल्कुल, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं धार्मिक अनुष्ठान के बारे में पता चल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसी न किसी पूजा में इन्वॉल्व थे, और पूजा करने से पहले नहाने के लिए स्नानागार का यूज करते थे। यहाँ पर 4-5 कमरे पाए गए हैं। इसको कई लोग कह रहे हैं कि यह पुजारियों के रहने का स्थान है, और कई लोग कह रहे हैं कि ये चेंजिंग रूम है। लड़कियां नहाएंगी, औरतें नहाएंगी पूजा करने से पहले, वो अपने कपड़े बदल लेंगी। पुरुष नहाएंगे तो वो कपड़े, क्या आज नहीं होता है छठ का त्यौहार? छठ का त्यौहार सुना है? तुम देखना नदी के किनारे होगा, कुंभ मेला नदी किनारे। आप वैष्णो देवी जाएं तो वैष्णो देवी कहाँ पर, पहले मंदिर में जाने से पहले तो स्नानागार में नहाना पड़ेगा। आप हर की पौड़ी जाएं, हरिद्वार, क्या करना है, स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल, नहाना पड़ेगा। यानी ये चीजें आज भी पूरी तरह से कायम। पहली क्लास में बताया था कि कला से हमें क्या पता चलता है, उस समाज की परिवर्तन, निरंतरता और सभी स्थिति पता चलती है। वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ का अर्थ कैसा था, वहाँ का व्यापार कैसा था, वहाँ का वाणिज्य कैसा था, वहाँ का धर्म कैसा था। तो ये कला का एक रूप है स्थापत्य। क्या हमें इस कला के स्थापत्य रूप से वहाँ के धार्मिक अनुष्ठान के बारे में पता चल रहा है, वहाँ के धार्मिक क्रियाकलाप के बारे में पता चल रहा है? अब ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, क्या पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक अनुष्ठान करते थे लेकिन धर्म वर्चस्वशाली नहीं था। ये स्टेटमेंट ठीक है? फिर से सुनो, क्या क्वेश्चन पूछा है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक अनुष्ठान में शामिल थे किंतु धर्म वर्चस्वशाली स्थिति में नहीं था। ये समय ठीक है? तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, धर्म वर्चस्वशाली था, तो बताओ कैसे नहीं था? अबे वर्चस्वशाली का मतलब ये थोड़ी ना कि सभी की पूजा करते हैं। तो हैं? अच्छा, अरे यार देखो, तुम लोग क्वेश्चन का जवाब तो ठीक दे रहे हो लेकिन उसका निष्कर्ष नहीं बता पा रहे हो। ये स्टेटमेंट ठीक है, नो डाउट, लेकिन धर्म वर्चस्वशाली नहीं था, इसके लक्षण कहीं दिखाई दे रहे हैं हमको। अरे यार, मंदिर नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के सारे स्थल में कहीं भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, जबकि इसकी समकक्ष जो सभ्यता है मेसोपोटामिया, उसमें कई सारे मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता वर्चस्वशाली है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था वर्चस्वशाली नहीं है। और बताओ क्या साक्ष्य नहीं है?
क्या सिंधु घाटी सभ्यता के समाज पढ़ते समय हमने पुरोहित वर्ग की चर्चा की? नहीं है ना। पुरोहित कहाँ होंगे? पुरोहित वहीं होंगे जहां धर्म वर्चस्वशाली होगा। तो जब पुरोहित वर्ग ही नहीं है तो धर्म वर्चस्वशाली नहीं होगा। यहां पर तुम्हें पुरोहित वर्ग मिला है, मेसोपोटामिया में पुरोहित वर्ग मिला है जो समाज को होल्ड किए हुए था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहित वर्ग पूरी तरह से क्या है, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, अनुपस्थित है। यह अनुपस्थिति बता रही है कि धर्म वर्चस्वशाली नहीं था। मंदिर के साक्ष्य का ना मिलना यह बता रहा है कि वहां पे मंदिर समतामूलक समाज है, सभी देवताओं की पूजा हो रही है, प्रकृति की पूजा हो रही है, देवी की पूजा हो रही है। पुरोहित वर्ग के रूप में एक व्यक्ति मिला है जो शॉल ओढ़े है, उसको क्या बोल रहे हैं, लिंग की पूजा हो रही है, योनि की पूजा हो रही है, लेकिन कोई भी मंदिर नहीं है। ऐसे में धर्म वर्चस्वशाली नहीं है। मेरी बात समझे? तो कला हमको किस ओर ले जा रही है? कला हमको उस समाज के बारे में बता रही है, कला हमें उस समाज की आर्थिक व्यवस्था के बारे में बता रही है, कला हमें उस समाज के समतामूलक समाज होने के बारे में बता रही है। अगर ना होती ये सब चीज़ें तो स्नानागार के बगल में पक्की बात है कोई ना कोई मंदिर मिल जाता, कोई ना कोई पुरोहित वर्ग के साक्ष्य मिल जाते। समझ गए? ग्रेट बात समझ गए? ग्रेट बात से क्या पता चला? उस काल की धार्मिक व्यवस्था मिल गई। अब क्या करेंगे? तीसरा क्या? बृहत अन्नाकार। अब बताओ, जो ग्रेनरी मिली है उससे हमें क्या क्या चीजें पता चल रही हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अन्नागार मिलने का मतलब, अन्नागार कहाँ मिला? हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। वहीं पे मैच कराने के लिए आएगा और क्या हो जाओगे? आलमगीरपुर किस नदी किनारे है? इंडन। तो ये हड़प्पा है रावी नदी किनारे। क्या पाएगा? एक बड़ा सा अन्नागार। कितने ब्लॉक्स में? 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये अन्नागार की स्थिति है। क्या हो गया? अब अन्नागार में क्या रखोगे? अंडे? अन्न रखोगे। तो अगर कोई पूछे सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं और जौ। इनमें से सर्वाधिक ज्यादा जौ। और जौ को सिंधु घाटी सभ्यता में क्या कहा गया? यव। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल जौ है, तो क्या रखा जाएगा? जौ। यानी ये व्यवस्था दिखा रही है, अन्नागार होने का साक्ष्य ये बता रहा है कि यहाँ की रासायनिक व्यवस्था भी अच्छी थी। बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ, गरीबों को या जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनको अन्न उपलब्ध कराने का काम किसके पास होता है वर्तमान में? सरकार के पास। कोरोना आया था, सबको मुफ्त अनाज बांटा गया। कहाँ से बांट दिया? अगर स्टोर ना होता तो क्या बांट पाते? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस बात से परिचित थे कि अगर आपदा आएगी तो आपदा से निपटने के लिए ये अन्नागार हमारी सहायता करेंगे। हाँ, सरप्लस होगा ही। यार देखो, और एक चीज और बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता है कैसी व्यवस्था? नगरीय व्यवस्था है ना। क्या नगर के लोग खेती करते हैं? लेकिन नगर के लोग खाना तो खा रहे हैं ना। तो खाना कौन प्रोवाइड करा रहा है? तो किसान खेती कर रहे हैं। जो गांव में बसे हुए हैं, ग्रामीण हैं, वो खेती करके कहां पर अपना अन्न स्टोर कर रहे हैं?
अन्नागार में। और ये स्टोरेज खाना किनको मिल रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों के लोगों को। ये रासायनिक व्यवस्था कब से डेवलप है? सिंधु घाटी। क्या ये आज तक हमें निरंतर रूप में दिखाई दे रही है? अलाउद्दीन खिलजी इसी व्यवस्था से प्रेरित हुआ होगा? नहीं हुआ होगा? अलाउद्दीन खिलजी की रासायनिक व्यवस्था आई है कि नहीं आई है? क्यों लागू किया था उसने? सैनिकों के लिए। मेरी बात समझे? तो कहीं ना कहीं आइडियाज जो है ना वो निरंतर सिंधु घाटी सभ्यता से लगातार चले आ रहे हैं और उसका कुछ रूप हमें आज भी दिखाई देता। ठीक है, नालियां, सड़कों के चारों ओर किनारे नालियां। नालियां कैसी हैं? ढकी हुई कि खुली हैं? नालियां ढकी हुई हैं। किससे? ढीले पत्थरों से। ढीले पत्थर मतलब कि जब चाहे उठाया, सफाई की और फिर उसको ढक दिया। पक्का? क्या सड़कें हैं? कैसी हैं? सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काट, और बीच में क्या है? तो जो चौराहा सिंधु घाटी सभ्यता में है वही आज भी रेड लाइट के रूप में दिखाई देता है कि नहीं दिखता? नहीं। ये समकोण में होने का फायदा क्या हुआ कि जो भी हवा इधर से चलेगी, जो भी हवा चल रही वो पूरी हवा इस पूरे कूड़े को साफ कर देगी। जो भी हवा चल रही है वो पूरे कूड़े को साफ कर दे। यानी सड़कों पर झाड़ू लगाने की आवश्यकता नहीं है, हवाएं खुद ही झाड़ू का काम करेंगी। कितना ज़्यादा वेल प्लान्ड सिटी है कि नहीं है? क्या आज तक हो पाया ऐसा? हम प्रयास कर रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं? स्वच्छ भारत। मेरी बात समझ रहे हो? आज के मानव को बताना पड़ रहा है कि अपने आसपास सफाई करो। वहाँ के मानव को पहले से क्या थे? वो अवेयर थे। अवेयर किसके लिए? सिर्फ सफाई के लिए नहीं, अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के। आज हमें अपने आसपास सफाई करने के लिए ओपन डेफिकेशन प्रोग्राम चलाना पड़ रहा है। वहाँ पर पहले से लोग अवेयर थे कि हमें आसपास गंदगी नहीं फैलानी है, हमें नालियों को ढक कर रखना है। क्या आज कर पाते हम लोग? तो जब नहीं कर पाएंगे तो अमिताभ बच्चन साहब कैंपेन करेंगे कि भैया कम से कम साफ रखो। समझ रहे हो मेरी बातें क्या कहना चाह रहे हैं? तो चाहे नालियाँ हों, चाहे सड़कें हों, चाहे कुएं हों, तुम्हें सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग प्रत्येक घर से कुआं मिलेगा। यानी इन्हें उपलब्ध स्वच्छ जल प्राप्त हो रहा था। कितने ज्यादा सैनिटाइज्ड आदमी हैं ये लोग, अपने हाइजीन को कितना ध्यान रख रहे हैं। अपने घर में अलग पर्सनल कुआं उनके घर में है। ठीक है, याद रखना ये सब चीजें। तो स्थापत्य में हम पढ़ क्या कह रहे हैं? पहला आवासीय संरचना, दूसरा क्या पढ़ा? ग्रेट बात, तीसरा और नालिया, ड्रेनेज सिस्टम, रोड्स, जब इसको पूरा पढ़ को एक एक लाइन में लिखोगे तब जाकर आपका 250 शब्द का मेंस का आंसर माना जाएगा। स्थापत्य में आपको सारे पहलू छूने पड़ेंगे और इसके ये क्वेश्चन क्या है? मेंस का है पॉइंट ऑफ व्यू। याद रखना, ऐसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता के इनपुटों को आज हम कहाँ कहाँ देख पा रहे हैं। इनपुट्स, तो सिंधु घाटी सभ्यता के क्या इनपुट्स हैं? यही सब। क्या ये आज भी हैं? तो यही जोड़ना पड़ेगा हमको। उस समय के स्थापत्य को आज से जोड़कर अगर लिख दिया तो आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज ये पूरा मेंस का है। प्री में हमने कोई भी फैक्ट नहीं बताया आज। क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये मेंस का टॉपिक है। इसको ऐसे ही लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। बात समझे? पक्का? अब ये बताओ, जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थापत्य है
जिसमें हमने ये विभिन्न प्रकार की चीजें पढ़ी। अगर कोई पूछे इनकी विशेषता क्या है तो आप क्या बताएंगे? हाँ, या पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। विशेषता क्या होगी? स्पेशल फीचर्स क्या क्या मिले हमें? ये स्पेशल फीचर्स हैं। अगर स्नानागार बना है तो उसकी विशेषता बताओ। क्या स्थापत्य हमने कहां से शुरू किया? स्थापत्य हमने कहां से शुरू किया? क्यों शुरू किया? स्थापत्य हमने आईबीसी से क्यों शुरू किया? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले स्थापत्य नाम की कोई चीज नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थापत्य ने भारतीय वास्तुकला को जन्म दिया कि नहीं दिया? यह विशेषता का पहला पॉइंट। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थापत्य की विशेषता अगर पूछा जाए तो क्या कहोगे? पहला कि आईवीसी के स्थापत्य ने भारतीय वास्तुकला को, ये पहला पॉइंट लिखने के बाद आपके नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इसके पहले स्थापत्य हमें कहीं नहीं दिखाई दिया। इसी स्थापत्य की तर्ज पर हम आगे अपने स्थापत्य को आगे बढ़ा पाए। अगर ये ना मिलता तो हम शायद अपने स्थापत्य को उतना ज्यादा रिच नहीं कर पाते। पहला पॉइंट समझ में आया? दूसरा बताओ विशेषता क्या होगी? हाँ, जन्म दे दिया, प्रेरणा मिल गई। और बताओ? आयताकार है। हाँ बिल्कुल। क्या कहोगे? वैज्ञानिकता इसमें विलीन है। तो ईंटों के माप हमेशा हर जगह कैसे हैं? बराबर हैं। यानी ये पहली ऐसी वास्तु है जहां पर साइंटिफिकली मेजरमेंट किया गया है। और बताओ? स्थापत्य में नहीं आएगा, वो मूर्ति कला में आएगा, क्योंकि कांसे की मूर्ति मिली है, कांसे का कोई स्थापत्य नहीं मिला है। देखा दिवाली की छुट्टी का असर? बेहोश हो गए? ठीक है, बिल्कुल। जिप्सन और डोलोमन का प्रयोग। और डोलोमन का। और बताओ? लीकेज सिस्टम को बहुत अच्छे से मैनेज किया इन्होंने। स्नानागार कभी लीक नहीं हुआ। स्नानागार में कई दरारें नहीं पड़ी, आज भी दरारें नहीं है। किसकी वजह से? उसका जो लेप किया गया ना, उसकी वजह से मोहनजोदड़ो में स्नानागार में एक भी दरार आज तक नहीं मिली है। हाँ, और बताओ? हाँ है। और बताओ? क्या सिंधु घाटी सभ्यता का स्थापत्य उपयोगितावादी नहीं दिखाई दे रहा है? अपनी उपयोगिता, अपने उपयोग के हिसाब से उन्होंने स्थापत्य को डेवलप किया। जब उनको जरूरत नहीं थी तो क्या वो ग्रेट बात बनाते? अगर उनको जरूरत ना होती तो क्या वो ग्रेट ग्रैंडरी बनाते? तो जरूरत के हिसाब से उन्होंने अपने स्थापत्य की डिजाइन की है। तो अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का स्थापत्य किस पर आधारित है, तो जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को वह दिखाता दिखाया गया। किसमें? किसमें? तो आप कहेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्थापत्य में। अब ये बताओ, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे? सड़कें समकोण पर काट रही हैं, ये जीवन के प्रति क्या सकारात्मक दृष्टिकोण दिखा रहा है? कौन सा दृष्टिकोण? सफाई।
कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सफाई पसंद आदमी थे। और बताओ, बिल्कुल, दरवाजों का मुख्य सड़क पर ना खुलना क्या दिखा रहा है? सफाई के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। प्रत्येक घर में कुओं का पाना पाया जाना क्या दिखा रहा है? स्वच्छ पानी के प्रति जीवन का दृष्टिकोण। स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा तो बीमार हो जाओगे ना, यानी सफाई। तो जितना भी चीजें, जितना भी स्थापत्य है, वो सब सकारात्मक दृष्टिकोण को समाये हुए हैं। नहीं समझ रहे हो? ये सब लिखना पड़ेगा। और बताओ, क्या स्थापत्य उपयोगितावादी है? प्रत्येक घर से नाली निकल रही है जो मुख्य नाली से मिल रही है, और मुख्य नाली मेन होल से कनेक्टेड है, और नाली क्या है? ढकी हुई है, ताकि जो गंदगी बह रही वो दिखाई ना दे, और प्रॉपर तरीके से वो कहीं ना कहीं डिकम्पोज हो जाए। क्या उस समय लाइट का आविष्कार हो चुका है? नहीं हो चुका, लेकिन उनके घर ऐसे डिजाइन थे ताकि रोशनी प्रॉपर। क्या एसी, कूलर, पंखा है? उनके घर इतने अच्छे डिजाइन थे कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके। तो साइंटिफिक व्यक्ति थे वो लोग। अपने घर की डिजाइन उन्होंने ऐसे की कि एसी, पंखा, कूलर की आवश्यकता नहीं है, रोशनी के लिए लाइट की आवश्यकता, सूरज का प्रकाश ही पर्याप्त है उनके लिए। आग बन चुकी, आग का आविष्कार हो चुका है। आग का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हो गया है। वो जलाना सीख गए हैं, वो खाना पका के खा रहे हैं, तभी तो यव आ रहा है ना। जौ को कच्चा थोड़े खाएंगे, जौ को पका के खा जाएगा। उसकी रोटी वोटी बन रही है उनके पास, चूल्हे वूल्हे हैं, ठीक है, यानी आग का आविष्कार हो चुका है। तो ये सब चीजें जब आप लिखेंगे, फिर उसके बाद विशेषता में और, तो आप लिख दीजिए ग्रेट बात, विशेषता में ग्रेट ग्रीनरी। किसका? आज छठ, हर की पौड़ी नहीं, तो आज भी ये चीज अभी भी कंटिन्यूएशन में है। जितने भी पूजा स्थल है, जितने भी धार्मिक अनुष्ठान है, वो नदियों के किनारे होते कि नहीं होते? वो कहाँ से चला आ रहा है? हमने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से सीखा कि अगर पूजा करनी तो पहले नदी के किनारे बसना पड़ेगा। क्षेमनाथ में कौन सी नदी है? तालाब, बिल्कुल बिल्कुल, वो कुंड होगा। तुम्हें हर मंदिर के प्रांगण में एक ना एक कुंड दिखाई देगा। ये कुंड की व्यवस्था कहाँ से चली आई? तो आप देखेंगे निरंतरता आज भी विद्यमान है। यही सारे इनपुट्स हैं जो आज के आधुनिक समाज में दिखाई दे रहे हैं। तो जब सारे इनपुट्स को की चर्चा कर दोगे, तब जाकर आपका क्वेश्चन पूरा होगा। रोड्स है ना, प्रॉपर लाइट, राशनिंग सिस्टम, तो ये सारी चीजें विशेषताओं में आएंगी। क्या क्या आएंगी फिर से देख लो, ये भूलना नहीं प्लीज। पहला क्या लिखोगे? विशेषता, ठीक है, ये मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थापत्य भारतीय वास्तुकला की जननी है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को समाये हुए है। तीसरा पॉइंट, उपयोगितावादी
दृष्टिकोण से प्रेरित है। चौथा पॉइंट, वैज्ञानिकता का पुट इसमें परिलक्षित होता है। होता है। चौथा, फिर अब जो भी लिखना हो, नालियाँ ढकी हैं, प्रॉपर रोशनी है, पंखे की आवश्यकता नहीं है, जो फिर लिखना लिख दो। ये 4 पॉइंट आपके नंबर्स को बढ़ा देंगे। हवाबाजी लिखोगे कि सड़कें मुंह कहाँ खुल रही, सड़कें कहाँ खुल रही, सड़कें सॉरी दरवाजे कहाँ खुल रहे हैं। अब सोचो विशेषण में पहला पॉइंट लिखा दरवाजे पीछे की ओर खुल रहे हैं, तो पीछे से नंबर दे देगा 0। अपने आंसर को व्यवहारिक और सैद्धांतिक बनाने के लिए आपको कुछ ऐसे पॉइंट लिखने पड़ेंगे जिससे एग्जामिनर का ध्यान कहाँ चला जाए, इन पहले पॉइंट। 4 पॉइंट पढ़ने के बाद तुम कुछ भी लिखो, नालियाँ, सुअर पाए गए, कुत्ते घूम रहे हैं, गाय है, बैल है, भैंस है। महत्वपूर्ण क्या, ये पॉइंट्स लिख दिए, उसको समझ में आ जाएगा कि तुम्हें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थापत्य के बारे में बढ़िया आता है। दुनिया भर को पता है कि सड़कें कहाँ कौन दरवाजे पीछे की ओर खुल रहे हैं ताकि सफाई साफ सुथरा बना रहे, धूल धक्कड़ ना आए। लेकिन जब तक ये सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं दिखाओगे, वास्तुकला की, भारतीय वास्तुकला की जननी नहीं बताओगे, इसमें उपयोगितावाद का दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, जब तक ये सब चीज़ें नहीं बताएंगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। एवरेज नंबर मिलते हैं कितने, 15 नंबर का क्वेश्चन में आपको अगर एवरेज नंबर लिखोगे तो 3, 4 यही नंबर मिलते हैं। अब इसको 4 से 5 करने में और 5 को 6 करने में उतना ही प्रयास करना पड़ेगा जितना 3 से 4 करने में आपको करना पड़ा, दूना प्रयास। एक नंबर बढ़ाने के लिए आपको पूरी मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, डबल। और ये मेहनत कब डबल होगी, ऐसे होगी, तब जाकर आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। और 6 नंबर अगर आ गए, सॉरी 10 में से 15 में से जो वो है एवरेज है वो 7 है, 8 है, इसको 9 करने में आपकी हालत खराब होगी। और जब 10 में 6 नंबर आएंगे तो आप टॉप कर जाएंगे। एक एक नंबर की लड़ाई है वहां पर, कैसे एक नंबर बढ़ाया जाए। लास्ट ईयर 2011 या 13 में क्वेश्चन पूछा गया था इसी से। सिंधु घाटी सभ्यता के इनपुट्स आज आधुनिक भारत में कहाँ कहाँ परिलक्षित होते हैं, क्यों पूछा गया, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। स्मार्ट सिटी आई थी भारत सरकार की योजना, और पहला सिटी बस आया गया वाराणसी। वाराणसी का जो डिजाइन किया गया है वो सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर डिपेंड है। तो अब जो नया वाराणसी बन के आया है वो उसमें कई सारी जो वो हैं फीचर्स हैं वो किसके हैं, इसलिए पूछ लिया गया 2013 में। जैसे ही मोदी ने स्मार्ट सिटी की घोषणा की, क्वेश्चन आ गया। तो ट्रेंड पकड़ना है, ये डेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तभी जीवित होगा जब इससे संबंधित कोई ना कोई चर्चा में विषय आ जाएगा। समझ गए। अब सोचो, दिमाग लगाओ, स्थापत्य को अगले चरण में जब हम ले जाएंगे, कौन सा, क्या वैदिक सभ्यता में हमें स्थापत्य के कोई लक्षण दिखाई दिए। पॉइंट को सोचो, हम शहरी सभ्यता से किधर आ गए, यानी हमारा जो विचरण हुआ है वो कहां से कहां हुआ है, शहरी से ग्रामीण। इस सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी घर बन पाए गए वो सब कैसे, ईंटों से हैं। इसमें जिप्सम यूज किया गया है, डोलोमन यूज किया गया है, यानी जो इमारतें हैं वो कैसी हैं, पक्की हैं और मजबूत हैं, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता ढह गई, ढहने के बाद भी ये इमारतें कहीं ना कहीं बच गई और खुदाई हुई तो 1921 में एक नई सभ्यता का पता चल गया। लेकिन अब वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है, ग्रामीण। ग्रामीण सभ्यता के घर कैसे होंगे, कच्चे।
मिट्टी से बने होंगे। अब मिट्टी के ऊपर अगर ये ढह जाएगी तो क्या इसके साक्ष्य मिलेंगे? इसलिए स्थापत्य के साक्ष्य में वैदिक सभ्यता में नहीं दिखाई दिए। अरे नहीं है तो कहां पढ़ लोगी? तो स्थापत्य सिंधु घाटी से तुरंत मूव होगा, कहां जाएगा? महाजनपद भी नहीं है, ग्रामीण सभ्यता है, महाजनपद भी नहीं है, उसके बाद कहां होगे? और तो सिंधु घाटी से स्थापत्य मूव करेंगे हम, कहां जाएंगे? मौर्यकालीन स्थापत्य। समझ गए? सिंधु घाटी सभ्यता में स्थापत्य में हमने क्या देखा? आवासीय संरचना, ग्रेट बाथ, ग्रेट गैनरी, नालियां, सड़कें और कुएं। मौर्य काल में हमने क्या पढ़ेंगे? दिमाग लगाओ। हाँ हाँ, कैसे? स्तूप, स्तंभ, स्थापत्य। अब स्थापत्य चेंज होगा, किस में आ जाएगा? स्तंभ में। और क्या आएगा? अभिलेख। इसके बाद चैत्य, विहार, स्तूप। समझ गए मेरी बात, क्या कहना चाह रहे हैं हम? अलग अलग काल में स्थापत्य का भी रूप चेंज होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हमने स्तूप पढ़ा? है ही नहीं, क्या पढ़ोगे? स्तंभ पढ़ा, अभिलेख, चैत्य, विहार। लेकिन मौर्य काल में स्थापत्य पूरी तरह से चेंज। अब वहां पे ग्रेट बात नहीं पढ़ना है हमें, क्योंकि बनाया नहीं है। क्या बनाया? समझ गए? अब सोचो मौर्य काल के बाद जब आएंगे, कहां जाएंगे? मौर्योत्तर काल में। अच्छा एक चीज और, सिंधु घाटी सभ्यता का जो भी स्थापत्य है वो वैदिक काल में गायब हो गया। और उसके कुछ पॉइंट फिर से बाद में धीरे धीरे दिखाई देने लगेंगे। मौर्य काल में आ जाओ। मौर्य काल में स्थापत्य के नए रूप दिखाई दिए। कौन कौन से? स्तूप, स्तंभ, चैत्य, विहार और एक चंद्रगुप्त मौर्य का लकड़ी का महल। ठीक है। मौर्य काल के पतन के बाद कौन सा काल आएगा? मौर्योत्तर काल। क्या मौर्योत्तर काल में मौर्य काल के स्थापत्य की निरंतरता दिखाई देगी या उसमें कुछ परिवर्तन होंगे? स्तंभ इसके बाद बने थे। अशोक के बाद क्या कोई सोचा करो, बोलो। हाँ, तो मौर्य काल के बाद होलियोडोरस, याद आया? होलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख, ये कब बन रहा है? कौन है राजा? कौन है? अच्छा, हेलियोडोरस कौन है? भागभद्र कौन है? शुंग वंश का शासक है। हेलियोडोरस कौन है? ये दूत है कि शासक है? दूत है। किसने भेजा था इसको? एंटियालकीडस। चलो याद है तुम लोग को। तो एंटियालकीडस का दूत जो हेलियोडोरस है वो भागभद्र के समय भारत आ रहा है और एक स्तंभ का निर्माण। तो मौर्य काल के जो स्तंभ है वो निरंतर मौर्योत्तर काल में भी दिखाई देंगे। समझ गए? गुप्त काल आएंगे तो स्थापत्य चेंज होगा। क्यों? गुप्त काल में क्या बना स्थापत्य के रूप में सर्वाधिक? मेरी बात समझो, कैसे पढ़ना है। आईवीसी पढ़ लिया हमने। देखो ये नहीं पकड़ पाओगे तो आर्ट एंड कल्चर कैसा हो जाएगा तुम्हारे लिए? रटने वाला। रटो। रटना चीजें कभी भी ज्यादा समय तक नहीं आ पाएगी। तुम्हें याद रखो, तुम्हें कंटिन्यूटी देखनी पड़ेगी। क्या क्या चीजें चली आ रही हैं, तुम्हें चेंजेस देखने पड़ेंगे कि क्या क्या चीजें परिवर्तित हुई हैं। तुम्हें ह्रास देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें कम हुई हैं। तुम्हें विकास
देखना पड़ेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब पढ़ोगे आर्ट एंड कल्चर तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। तो फिर से देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थापत्य में हमने क्या पढ़ा, सो ऑन। अब हम अगला स्थापत्य पढ़ेंगे मौर्य काल का। मौर्य काल में स्थापत्य चेंज होगा, तो स्थापत्य जब चेंज होगा तो हमें स्तंभ पढ़ने पड़ेंगे, है ना, हमें स्तूप पढ़ने पड़ेंगे, सांची का स्तूप, धामेक का स्तूप, हमें चैत्य पढ़ना पड़ेगा। चैत्य क्या है, क्या है ये, बौद्धों का विहार। क्या है, किसका, सिर्फ बौद्ध भिक्षु का, जैन को मना कर दोगे? तो विहार दोनों के लिए है, बौद्ध और जैन। लेकिन बता दो क्या बोलते कुछ और? क्या बोलते हैं? विहार मतलब विहार, उसमें बौद्ध भिक्षु भी रहेंगे, जैन भिक्षु भी रहेंगे। दशरथ ने किसको गुफा दान की थी? दी थी ना, तो वो क्या रहने से मना कर दोगे वहां पे? नहीं करोगे ना। विहार मतलब बौद्ध जैन भिक्षुओं का निवास स्थल, चैत्य बौद्धों का पूजा स्थल। मौर्य काल में हमने और क्या, अब इसके बाद जैसे मौर्योत्तर काल आएगा तो मौर्योत्तर काल में हमें स्तंभों का ह्रास भी दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अशोक द्वारा निर्मित 84 स्तंभों को पुष्यमित्र शुंग तोड़वाएगा, याद आया? लेकिन जब तोड़वाएगा तो कहीं ना कहीं पुनर्निर्माण भी कराएगा, वो कुछ अशोक के स्तंभों को बनवाएगा भी, तो ह्रास भी दिखेगा, विकास भी दिखेगा, नए नए स्तंभ भी बनेंगे। हेलियोडोरस का स्तंभ लेख, और बताओ रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और स्तंभों की परंपरा आती 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 चली आएगी। कहां तक? पूर्व मध्यकाल तक। पूर्व मध्यकाल के बाद आएगा मध्यकाल, समझ गए? अच्छा, मौर्योत्तर काल के बाद आएगा क्या? गुप्त काल। गुप्त काल में स्थापत्य चेंज होगा। कैसे? अब वहां पे स्तंभ नहीं बनना है, अब वहां पे मंदिर बनना है। अब यहां अनगिनत मंदिर बनेंगे, तो स्थापत्य में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? मंदिर। गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल, है ना? इस गुप्तोत्तर काल में मंदिरों का विकास और मंदिरों का निर्माण और मंदिरों का ह्रास पढ़ेंगे। इसके बाद कहाँ गए? पूर्व मध्यकाल, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ गए? मध्यकाल। मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत और मुगल्स। दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य भी चेंज होगा, यहां पहली बार मस्जिदें, और मस्जिदों का हम पूरा स्थापत्य पढ़ेंगे। मुगल में मस्जिदें बनेंगी, है ना, 4 बाग बनेंगे, मीनारें बनेंगी, कई सारी चीजें और भी इसमें जुड़ जाएंगी। तो निरंतरता और विकास। मध्यकाल के बाद आएंगे तो कहाँ आएंगे? आधुनिक। आधुनिक में स्थापत्य चेंज होगा। अब मस्जिदें बनेंगी क्या? जो बनी है। मंदिरें बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। क्या बनेंगे? क्रिश्चियन क्या बनाएंगे? चर्च। तो गॉथिक स्टाइल। जब ये सब पढ़ लोगे तब जाकर स्थापत्य खत्म होगा। और हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि अरे हो जाएगा। जब इतनी चीजें क्रम में तुम्हें पता होंगी तब जाकर आप स्थापत्य पे कमांड बना पाएंगे। और ये सिर्फ एक पॉइंट है स्थापत्य। दूसरा, मूर्ति कला भी उठाएंगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे, चित्रकला भी उठाएंगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे, संगीत, नाटक और मंदिर सब ऐसे पढ़ना पड़ेगा। तो 20 से 22 दिन में हो जाएगा ये। हाँ, अरे नहीं, वो आ जाएगा। ज़्यादा नहीं आ जाएगा। समझ पाए? टाइम से आया करो, नहीं तो गायब हो जाएगा सब मामला। गायब हो गया ना? तो बस तुम्हारे 5 मिनट का टाइम कितना चला गया? 1 घंटा ले गया तुम्हें। अगर सिंधु घाटी सभ्यता शुरुआत करते समय पढ़ लेते तो चीजें पकड़ पाते। तुम्हें आया? पक्का? चलो मिलते कल।